सो हेलो। ये है तुम्हारा आपका क्या कहते हैं लीवरेज चैप्टर। तो लीवरेज में जैसे हम लोग सब जानते हैं ये चीज़। देखो, जब भी ना प्रेफरेंस डिविडेंड आता है तो दो चीज़ पे याद रखना। जब भी प्रेफरेंस डिविडेंड आता है तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला और हो सकता है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला वो अलग हो जाता है। हो सकता है कि आपको जैसे कि ईएटी दिया हो, टैक्स दिया और ईबीटी पूछ रहा हो, तो मान लो कि तो वही वाला हो जाता है कि जैसे कि ईबीटी तो आपका एक तरीके से ये ईएटी आपका ये 1000 है। ये ईएटी ईबीटी 100 मान लीजिए, तो टैक्स 30 है, तो ये ईएटी जो वो 70 का हुआ, तो तुम उसकी वजह से तुम ईबीटी निकाल सकोगे। जब भी यील्ड आ रहा है डिविडेंड यील्ड रेशियो, तो हमेशा ना मार्केट प्राइस से डिवाइड होता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 2 ये तो पता ही है। और डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड का अगर बस परसेंटेज निकाल तो हमेशा फेस वैल्यू से डिवाइड होगा। प्रॉफिट कंट्रीब्यू पीवी रेशियो का फॉर्मूला तुमको पता ही है। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट का भी फार्मूला जानते हो, फिक्स अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नहीं तो पीवी रेशियो से करके निकाल सकते हो। और हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट जो यूनिट होता है वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से इंटू होता है, ये याद रखना। मार्जिन ऑफ कॉस्ट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। तो मार्जिन ऑफ दी सेफ्टी में क्या होता है, मान लो कि ना तुमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया है, मान लो 1000 ब्रेक इवन पॉइंट तुमने निकाल लिया है और ना सेल्स था तुम्हारा 2000। अब 2000 का तो 10% सेल्स बढ़ गया, और फिर उसके बाद से बोल रहा है कि फिर मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकालो। तो 2000 से 10% अगर सेल इंक्रीज़ हुआ है तो 2000 का इंटू 110% का 110 कर दोगे, तो जो आया है उसको ब्रेक इवन पॉइंट से जो पहले निकाला उसी से माइनस कर दोगे, तो तुम्हारा मार्जिन ऑफ द सेफ्टी आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर मान लो कि ब्रेक इवन पॉइंट पे वो ज़ीरो है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बढ़ती है, मतलब कि आप प्रॉफिट अर्न करने रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो, कैसे निकलेगा, मतलब कि इसको एक्चुअल सेल्स को ब्रेक इवन पॉइंट से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाता है, मार्जिन ऑफ दी सेफ्टी आ जाता है। क्वांटिटी है तो क्वांटिटी में, वैल्यू में परसेंटेज निकालना हो तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्चुअल सेल्स को ब्रेक इवन पॉइंट से डिवाइड तो करोगे, लेकिन डिवाइड नहीं, माइनस तो करोगे लेकिन डिवाइड भी एक्चुअल सेल्स होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से मत कर देना, ठीक है। नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर बढ़ रहा है मतलब कि वो क्या होता है, प्रॉफिट आ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट तक, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, वो आपका फिक्स कॉस्ट तक कवर कर रहा है। देखो, अब आता है लीवरेज। अब बोलोगे कि लीवरेज क्या होता है। लीवरेज ये होता है कि मान लो आपको पता चला कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 20% रिटर्न मिलेगा, तो तुम अपना 100 रुपये तुम्हारे पास था तो तुम उसको लगाए तो 20 और अर्न कर लिया, तो ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन तुम 100 रुपये अपने से लगाए, दूसरे से 100 रुपये मांगे हो 10% इंटरेस्ट से, तो 200 रुपये लगाए, उसका 20% 40 रुपये तुमको अर्न हुआ। और जो 100 रुपये लिए थे उसका इंटरेस्ट भी तो देना है, मान लो 10 रुपये चला गया, तब तुम्हारा 30 रुपये का 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और या तो तुम 200 रुपये बाहर से लेकर के आए हो, उसका तुमको 20% देना है, तो 200 रुपये बाहर से लेकर के आओ, तुम 100 रुपये लगा, मतलब 300 रुपये का तुम्हारा 20%, 60 रुपये, और 20 रुपये तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 40 रुपये। तो इसका मतलब ये होता है ना कि लीवरेज का मतलब होता है कम एफर्ट में तुम ना ज़्यादा रिजल्ट कर रहे हो, कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट। लीवरेज तीन होते हैं, एक ऑपरेटिंग, फाइनेंशिंग और कंबाइंड लीवरेज। और अब देखो क्या नाम है इसका, रेंचो कहता है कि यार मुझे तो टेक्नोलॉजी वाली चाहिए, हम लोग खूब फिक्स कॉस्ट खर्च करेंगे और टेक्नोलॉजी वाले इस्टेब्लिश करेंगे। तो और वेरिएबल कॉस्ट इसने कहा कि नहीं। अब ये कह रहा है कि अब्बा नहीं मानेंगे कि भाई इतना ज़्यादा फिक्स कॉस्ट तो नहीं हो पाएगा, तो कम फिक्स कॉस्ट करते हैं और थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट भी करते हैं। अब ये कह रहेगा अम्मी नहीं मानेगी, क्या इतना भी मेरे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट करते हैं। तो अब क्या होता है ना कि मान लो कि इसमें 1000 यूनिट थी, इसमें भी 1000 थी, इसमें भी 1000 थी। अब ने हर 1000 थी, सेल्स 10 थी, वेरिएबल कॉस्ट इतनी थी 25,000, और फिर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट 0 था तो 5000 का ईबीआईटी हो गया। इसमें इतना था, वेरिएबल कॉस्ट इतनी लग गई, फिक्स कॉस्ट भी थोड़ी सी, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट भी थोड़ी सी थी तो ये लग गया। और इसमें सब था 30,000 थी, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट थी,
कंट्रीब्यूशन आ गया और फिक्स कॉस्ट इसमें ज़्यादा थी तो ये भी हो गया 5,000। तो देखो इसमें ना तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, इसमें ना तुम्हारी फिक्स कॉस्ट क्या है तुम्हारी कम है, और फिक्स कॉस्ट इसमें कम है और वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें एकदम वेरिएबल कॉस्ट एकदम कम है और फिक्स कॉस्ट इसमें एकदम ज़्यादा है। अब क्या होगा कि जैसे ही तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा 20% से इंक्रीज़ हुआ, तो देखो यहाँ पे देखो 20% से इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे तुम्हारा ऑपरेटिंग इनकम भी 20% से बढ़ रहा है। तो क्यों 20% से बढ़ा, लेकिन यहाँ पे जब 20% से इंक्रीज़ हुआ है तो ऑपरेटिंग इनकम तुम्हारा 40-60% से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फिक्स कॉस्ट, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दी फिक्स कॉस्ट की 10% 20% से तुम्हारा बिजनेस ग्रो किया, 1200 यूनिट तुम सेल किया और तुम्हारा प्रॉफिट 60% से बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट नहीं है इसीलिए नहीं हो रहा है। जितना ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगा ना उतना ज़्यादा तुम्हारा लीवरेज होगा। लीवरेज का मतलब ये होता है कम रिजल्ट में ज़्यादा फ़ायदा। तो उतना ज़्यादा तुम जितना ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगा उसका उतना तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ऐसे ही तुम्हारा देखो यहाँ पे तुम्हारा 1200 हो रहा है और यहाँ से यहाँ पे तुम्हारा 100% से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो वही जितना ज़्यादा तुम्हारा फिक्स कॉस्ट होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑपरेटिंग लीवरेज के 3 फार्मूले होते हैं। एक तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी और 1 अपॉन एमओएस का परसेंटेज होता है। ध्यान रखना एमओएस का परसेंटेज होता है। अब ये कैसे, ये फार्मूला हम लोग कैसे याद करें? देखो जब भी तुम इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें ऑपरेटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग तुम्हारा क्या होता है? फिक्स कॉस्ट होती है और फिक्स कॉस्ट के ऊपर का ले लो और फिक्स कॉस्ट से नीचे, फिक्स कॉस्ट के ऊपर जाओगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट से नीचे जाओगे तो ईबीआईटी आएगा। तो ये फार्मूला याद हो जाता है 1 अपॉन एमओएस परसेंटेज, ये परसेंटेज में हमेशा होना चाहिए, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये तब फार्मूला लगेगा जब तुम्हारे 2 कॉलम हो, 2 कॉलम लगता है तो मेहनत लग, 2 कॉलम हो उसमें। फिर यहाँ पे एमओएस परसेंटेज कैसे निकालोगे? एमओएस परसेंटेज निकालने से पहले तुमको बीईपी निकालना पड़ेगा। बीईपी निकाले तो तब एमओएस की यूनिट कैसे निकालोगे? एक्चुअल सेल में से बीईपी को माइनस कर दोगे तो तुम्हारी एमओएस की वो आ जाएगी यूनिट, और फिर उसको किससे डिवाइड करोगे? फिर उसको तुम एक्चुअल सेल से डिवाइड करोगे। ध्यान रखना बीईपी से मत कर देना, एक्चुअल सेल से करोगे फिर परसेंटेज निकालोगे। अब यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज होता क्या है। ऑपरेटिंग लीवरेज बिजनेस रिस्क को मेज़र करता है। जब मेरा सेल कम हो जाएगा तो क्या इम्पैक्ट आएगी मेरी ऑपरेटिंग इनकम पे। जब मेरा सेल कम हो जाएगा तो क्या इफ़ेक्ट आएगा? देखो अगर ना तुम्हारे पास फिक्स कॉस्ट तुम्हारी ज़्यादा है तो तुम्हारा ना रिस्क भी ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो अगर तुम्हारी यूनिट बढ़ रही है तो तुम्हारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा से होगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारी यूनिट कम हुई तुम बर्बाद हो जाओगे। मल्टीपल टाइम तुम्हारे प्रॉफिट पे असर होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती है तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी होती है? 1 होती है। जैसे तुम्हारी फिक्स कॉस्ट बढ़ती है हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होती है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताता है? हायर रिस्क होती है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास ड्यूअल इनफाइनाइट, ब्रेक इवन पॉइंट पे ड्यूअल इनफाइनाइट क्यों होगा? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि तुम्हारा ईबीआईटी, तुम्हारी फिक्स कॉस्ट जो होती है, नहीं, जो तुम्हारी कंट्रीब्यूशन होती है वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट को कवर करती है। तो कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को ही कवर करेगी, और जैसे और ईबीआईटी तुम्हारी जीरो हो जाएगी। तो जब जीरो से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं? एज वी हैव मे बियॉन्ड दी बीईपी, जैसे बीईपी के तुम बाहर जाओगे, बियॉन्ड मूव करते हो तो ड्यूअल स्टार्ट फॉलिंग। जैसे ही बीईपी है और उसके तुम बियॉन्ड ऊपर चलते जा रहे हो तो आवर सेल्स स्टार्ट राइजिंग एंड ड्यूअल स्टार्ट फॉलिंग। देखो देखो यहाँ पे 1 लाख की यूनिट है, 1,20,000, यहाँ पर भी 2 लाख की फिक्स कॉस्ट यहाँ पर भी है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी सेल्स बढ़ती है, सेल्स की यूनिट तुम ज़्यादा बेचते हो, तुम्हारी क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तुम्हारी पहले इतनी आ रही थी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, अब तुम्हारी इतनी कम हो जाएगी। तुम्हारी जो ऑपरेटिंग लीवरेज थी वो कम हो जाएगी। जैसे ही ना तुम बीईपी के आगे बढ़ते हो, तुम्हारा क्या होता है? एमओएस क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, और ना बिजनेस रिस्क डिक्रीज़ होता है, जिससे कि तुम्हारा डीओएल भी कम हो जाता है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, हायर डीओएल इज़ प्रिफर्ड सो दैट ऑपरेटिंग इनकम।
देखो अगर सेल तुमको लगता है सेल्स की यूनिट, तो तुमको ना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ऐसा ऐसा प्रिफर करना होगा जिसकी ऑपरेटिंग मतलब लीवरेज ज़्यादा हो, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो, जिससे कि तुम जाके हायर परसेंटेज तुम क्या कर रहे हो, कमा पाओगे। सो दैट द ऑपरेटिंग इनकम द सेल आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज देन हायर डी ओ एल इज़ प्रिफर्ड, सो दैट द ऑपरेटिंग इनकम इज़ हायर। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब फिक्स कॉस्ट हायर वो होना चाहिए। इफ़ यू एक्सपेक्ट द डिक्रीज इन सेल्स देन लोअर डी ओ एल इज़ प्रिफर्ड होना चाहिए। और पॉजिटिव डी ओ एल मीन्स द फर्म इज़ ऑपरेटिंग अबव द बी ई पी, निगेटिव डी ओ एल मीन्स ऑपरेटिंग बिलो द बी ई पी। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या होता है, तुमको ना क्या होता है 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो तुमको बिज़नेस में तुमको बिज़नेस में फ़ंड चाहिए, तो तुमको पता है कि तुम किससे मंगवाओ। तो तुम क्या इक्विटी से रेज़ करो, इक्विटी डेब्ट से रेज़ करो, इक्विटी प्रेफरेंस या डेब्ट से रेज़ करो, किससे तुम मंगवाओ। बिज़नेस को फंड चाहिए या इक्विटी से मंगवाए, इक्विटी डेब्ट से मंगवाए। यहाँ लीवरेज का मतलब क्या होता है, बोरोड फंड। यहाँ लीवरेज का मतलब क्या होता है, बोरोड फंड। और यहाँ का फार्मूला भी क्या होता है, देखो फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट, बोरोड फंड मतलब इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के ऊपर जो आता है ईबीआईटी और इंटरेस्ट के नीचे क्या होता है ईबीटी, तो इसी से इसका फार्मूला भी डिराइव हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, देखो ईबीआईटी के जो ऊपर होता है वो ऑपरेटिंग वाला होता है, ईबीआईटी के जो नीचे होता है वो क्या होता है, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ईबीआईटी दे रखा है, ठीक है, ईबीआईटी दे रखा है, उसमें से इंटरेस्ट देखो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स हुआ, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ, ये नंबर ऑफ द शेयर आया, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 20% आ रहा है कि नहीं, 20%। अब क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पर भी ये हुआ, इंटरेस्ट है यहाँ पे, इंटरेस्ट यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 20,000 है, तो इंटरेस्ट है यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पे देखो जैसे कि EPS 772 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ना तुम ना यहाँ पे तुम्हारा मतलब तो तुम्हारा ऑपरेटिंग इनकम जैसे ही तुम्हारा बढ़ता है 20% से बढ़ा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ज़ीरो है नहीं, तो यहाँ पर भी जो इनकम है वो 20% से बढ़ा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 20% से बढ़ा है, यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट 40% से बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, बिकॉज एग्जिस्टिंग ऑफ डेप्ट, मतलब कि तुम ज़्यादा तो कमा रहे हो। देखो पहले 1 लाख से 1,20,000 आ गया, अब तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो तो फिक्स है और उसके ऊपर तुम कमा रहे हो, तो इसके लिए तुम्हारा क्या हो गया, तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ डेप्ट। अगर व्यापार ज़्यादा कमा रहे हो और डेप्ट तो क्या होता है, डेप्ट तो ज़्यादा नहीं देना है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो प्रॉफिट हो रहा है। देखो यहाँ पे 20% से बढ़ा, तो यहाँ पे 175% से बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के तुम्हारे 3 फार्मूले होते हैं। एक तो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EAES या EPS, या तो इसको EPS बोल दो या EAES बोल दो, और परसेंटेज चेंज इन EBIT। और एक होता है EBIT अपॉन EBT, वो बताए थे। लेकिन जब कोई प्रेफरेंस कैपिटल नहीं हो, ध्यान रखना, जब भी प्रेफरेंस कैपिटल हो तो EBIT अपॉन EBIT माइनस आई, मतलब एक तरीके से EBT हो गया, और माइनस क्या होता है, डिविडेंड ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन यहाँ पे देखो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो तो आफ्टर टैक्स होता है, तो तुमको उसको ना पहले बिफोर टैक्स पे लाना होगा। तो बिफोर टैक्स पे लाने के लिए 1 - T कर दोगे तो आ जाएगा। देखो जिसकी वजह से लीवरेज आ रहा है उसको ऊपर का नंबर डिवाइडेड बाय उसके नीचे का नंबर, जैसे ये फिक्स कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग लीवर, उसके ऊपर का नंबर डिवाइडेड बाय नीचे का नंबर, और यहाँ पे लीवर इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है तो उसके ऊपर का नंबर डिवाइडेड बाय नीचे का। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। अगर कोई डेप्ट नहीं हो रहा है, कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो डिविडेंड ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 1 आ जाएगा। हायर डेप्ट होगा तो इसका मतलब हायर फाइनेंशियल लीवरेज होगा,
मतलब हायर डेप्थ है, इंटरेस्ट अगर तुम्हारा हाई है तो तुम्हारा मतलब हायर फाइनेंशियल लीवरेज है, मतलब कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कई गुने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर लॉस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा से लॉस होगा। इफ़ कंपनी एक्सपेक्ट ऑपरेटिंग इनकम विल इंक्रीज, अगर तुम्हारा लगता है कि तुम्हारा सेल्स आगे बढ़ना चाहिए तो तुमको हायर हायर DFL प्रिफर्ड करना चाहिए। इफ़ कंपनी ए बैड टाइम तो तुमको उसमें लोअर DFL को प्रिफर्ड करना चाहिए। और BP में तो DFL वही इनफाइनाइट हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया, ज़ीरो हो जाता है। तो फिर अब देखो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, और ये ब्रेक इवन पॉइंट वो है जो हम लोग कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब कि कंट्रीब्यूशन उतना कमाओ कंट्रीब्यूशन जितना से तुम्हारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, तो EBIT ज़ीरो हो जाएगी। और अगर मान लो इंटरेस्ट हो और फिर टैक्स भी दें, मतलब इंटरेस्ट हो तो वो तो निगेटिव चला जाएगा। तो इसकी वजह से इसको ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन अगर तुम्हारा इक्विटी को जीरो करना है, इक्विटी वाले कब ब्रेक इवन पे आते हैं ये देखना है, तो तुमको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे आना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन डेप्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 - 3। तो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, तो भाई इंटरेस्ट ऑन डेप्ट तो उसको कवर करना है, और प्रेफरेंस डिविडेंड भी हमको कमाना है, उतना कमाना है। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स होता है, तो उसको बिफोर टैक्स पे लाना है कि मुझे कम से कम इतना तो कमाना है कि जिससे मुझे डेप्ट भी दे दूँ और प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दूँ। फिर उसके बाद आता है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का जो फार्मूला होता है वो भी 3 फार्मूला होता है। एक तो क्या होता है DOL × FL, ये तो बहुत ईजी होता है। और एक होता है परसेंटेज चेंज इन EAES, जो कि फाइनेंशियल लीवरेज में पहला था, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स जो कि ऑपरेटिंग लीवरेज का था। और इसका एक कॉम्बिनेशन ये होता है, सिर्फ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला तैयार है ना, तो उसमें ना EBIT लिखते हो ना ऊपर, उसकी जगह कंट्रीब्यूशन कर देना। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT -I और माइनस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 - 3, तो ये हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मान लो इतना ऊपर ये क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है, इतना फाइनेंसिंग होता है। तो मान लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1.5 है, फाइनेंशियल लीवरेज 2 है, तो यहाँ पे कंबाइंड क्या होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद से तुम्हारा क्या होता है, रेशियोज़ आ जाते हैं। रेशियोज़ में भी क्या होता है, एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, जिसको ROI बोलते हैं, और एक ROE बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ईट इक्विटी, खाते किसकी हो, मतलब ईट कर रहे हो तुम इक्विटी को, तो रूई को। रूई है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, और ROI का मतलब क्या होता है, रोना। ROI याद रखो। तो जिससे कि क्या होता है, अबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तुमको याद रहेगा। ठीक है। इसके बाद वाला ना तुम चाहते हो तो उससे कर लेना, सर से कर लेना, मतलब प्रवीण खाटूर सर से। देखो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है कि मान लो इक्विटी से ने पैसा दिया, मान लो तुम्हारा एक बिज़नेस है और उसमें ना तुम्हारी इक्विटी ने पैसा लगाया है, तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट देनी होगी, नहीं उसको वापस देनी होगी ना कंपनी को, तो वही उसकी कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाती है। कि प्रेफरेंस ने लगाया पैसा तो उसको कुछ देना होगा, तो वो उसके लिए कॉस्ट हो जाती है।